अब आ रहे हैं, समंदर में हमारी क्या रणनीति बन रही है और दुनिया के व्यापारिक माहौल में खासकर कुछ घरेलू कानूनों के आईने में हमारे लिए क्या मौके और चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ खबरें दोहराना नहीं है ना, हम कोशिश करेंगे कि इन सब के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको समझें। 4 खास पहलू हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे। जी। पहला, शिक्षा की जो नई NIRF रैंकिंग आई है 2025 की। इसमें IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु तो फिर से छाए हुए हैं, लेकिन रैंकिंग का एक तरीका है, पीयर परसेप्शन, उस पर कुछ सवाल भी उठे हैं। अच्छा, पीयर परसेप्शन, हाँ सुन रही थी मैं इसके बारे में। हाँ। दूसरा, भारत की कुल प्रजनन दर मतलब TFR, जो अब ऐतिहासिक रूप से उस स्तर से भी नीचे चली गई है जिससे आबादी स्थिर रहती है। तो इसके क्या मायने हैं भविष्य के लिए? ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तीसरा, मलक्का स्ट्रेट जैसा अहम समुद्री रास्ता, भारत वहां अपनी मौजूदगी क्यों और कैसे बढ़ा रहा है। और चौथा, अमेरिका में वो ट्रंप की वापसी की बातें और नई टैरिफ नीतियां, उसके बीच भारत के लिए ग्लोबल साउथ में क्या अवसर हैं। और साथ ही UAPA जैसे जो हमारे घरेलू कानून हैं उन पर जो बहस चल रही है। सुनने में तो ये सब काफी उलझे हुए लेकिन हाँ बहुत जरूरी मुद्दे लग रहे हैं। तो चलिए फिर एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि भारत के लिए इनका मतलब क्या है। शुरुआत शिक्षा से ही करते हैं। NIRF 2025 रैंकिंग्स आ गई हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बातें क्या रहीं? देखिए, 2 बातें तो बिल्कुल साफ हैं जो हेडलाइंस में भी हैं। एक, IIT मद्रास ने कमाल कर दिया है, लगातार 7वीं बार देश के बेस्ट शिक्षण संस्थान का खिताब। 7वीं बार? हाँ, 7वीं बार। ये दिखाता है कि उनका रिसर्च, उनका इनोवेशन और इंडस्ट्री के साथ उनका जो तालमेल है वो कितना मजबूत और मतलब टिकाऊ है। ये कोई छोटी बात नहीं है, 7 साल लगातार टॉप पर रहना। वाकई कमाल की उपलब्धि है। और विश्वविद्यालयों की श्रेणी में वहाँ क्या स्थिति रही? वहाँ भी एक तरह से वैसी ही मजबूत कहानी है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु, वो लगातार 10वें साल पहले नंबर पर है। 10वें साल? जी। ये भारत की वैज्ञानिक रिसर्च की जो ताकत है ना, उसका एक बड़ा प्रतीक है। खासकर दुनिया के मंच पर IISc का लगातार टॉप पर रहना ये भरोसा दिलाता है कि भाई हमारे यहाँ बेसिक और एडवांस साइंस में मजबूत काम हो रहा है। सही बात है। और इस बार एक प्राइवेट संस्थान का भी जिक्र हो रहा है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHA, वो टॉप 3 में आया है। ये भी काफी चर्चा में है। क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत माना जाए? हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण संकेत है। MIH का टॉप 3 में आना ये दिखाता है कि अब जो हायर एजुकेशन में उत्कृष्टता है वो सिर्फ सरकारी संस्थानों मतलब IITs या IISc तक ही सीमित नहीं है। प्राइवेट संस्थान भी अब रिसर्च और इनोवेशन में आप कह सकती हैं मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ये भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और शायद ओवरऑल क्वालिटी में और सुधार आए। ये तो हुए सकारात्मक पहलू, लेकिन रैंकिंग के एक हिस्से आपने शुरू में जिक्र किया, पीयर परसेप्शन, उसकी आलोचना भी हो रही है। ये मापदंड आखिर है क्या और इस पर ऐतराज क्यों जताया जा रहा है? हाँ, पीयर परसेप्शन, इसका मतलब है कि दूसरे संस्थानों के लोग जैसे एकेडमिक्स हो गए, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हो गए, वो किसी संस्थान की प्रतिष्ठा या उसकी साख, उसकी रेपुटेशन के आधार पर उसे अंक देते हैं। अच्छा, मतलब दूसरे लोग क्या सोचते हैं उस संस्थान के बारे में? बिल्कुल। और आलोचना इसीलिए हो रही है क्योंकि ये तरीका ऐसा माना जा रहा है कि संस्थान की असल एकेडमिक गुणवत्ता या रिसर्च आउटपुट के बजाय उसकी जो बनी बनाई छवि है या कह लीजिए ब्रांड वैल्यू, उसको ज्यादा तवज्जो देता है। लगता है कि इसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, वस्तुनिष्ठता की कमी है। हाँ, ये प्रतिष्ठा वाली बात थोड़ी धुंधली सी लगती है ना? जैसे पुराने और बड़े नाम अपने आप ही आगे बढ़ते रहें, चाहे कोई नया या कम जाना माना संस्थान शायद ज्यादा अच्छा काम कर रहा हो। पर क्या इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती? क्या प्रतिष्ठा का कोई अकादमिक मूल्य नहीं होता? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, प्रतिष्ठा एकदम बेकार नहीं होती, वो सालों की मेहनत और नतीजों से बनती भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रैंकिंग के लिए सिर्फ इसी पर बहुत ज्यादा निर्भर करना शायद ठीक नहीं है। दुनिया भर में रैंकिंग मेथोडोलॉजी पर यह बहस चलती है कि कैसे व्यक्तिपरक धारणाओं मतलब सब्जेक्टिव ओपिनियन के बजाय ऑब्जेक्टिव आंकड़ों को प्राथमिकता दी जाए। आलोचकों का यही कहना है कि इससे जो नए संस्थान हैं या जिनके पास संसाधन कम है लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको नुकसान होता है, वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी पहचान या ब्रांडिंग उतनी बड़ी नहीं होती। तो फिर रैंकिंग को और भरोसेमंद बनाने के लिए क्या सुझाव आ रहे हैं? किस तरह के मापदंडों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? विशेषज्ञ यही सुझा रहे हैं कि कुछ ठोस मतलब कॉन्क्रीट आंकड़ों पर आधारित चीजों को ज्यादा वजन दिया जाना चाहिए। जैसे
जैसे इंडस्ट्री और एकेडमिक जगत के बीच कितना सफल सहयोग हो रहा है, उसकी क्या आउटकम्स हैं, कितने पेटेंट्स फाइल हुए या कितनी नई खोजें हुई, कितने इनोवेशन हुए, और एक बहुत ज़रूरी बात, उस संस्थान से निकले छात्र समाज में कितना आगे बढ़ पाते हैं, जिसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। हाँ, इन चीज़ों को मापना शायद ज़्यादा मुश्किल हो, पर इनसे संस्थान के वास्तविक प्रभाव का, उसके रियल इम्पैक्ट का बेहतर अंदाजा लगेगा, न कि सिर्फ उसकी बनी बनाई छवि का। चलिए, ये तो हुई शिक्षा की बात। अब आते हैं एक बहुत बड़े बदलाव पर। ऐसा बदलाव जो हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना को, मतलब हमारे पूरे समाज के ताने बाने को गहराई से प्रभावित कर सकता है। भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR। ताज़ा आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? ताज़ा आंकड़े, खासकर जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के रुझान दिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 2023 में भारत की TFR गिरकर 1.9 पर आ गई है। 1.9। जी, 1.9। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है, क्योंकि ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब? रिप्लेसमेंट लेवल वो दर होती है जिस पर आबादी खुद को बनाए रखती है, मतलब ना घटती है ना बढ़ती है। हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को रिप्लेस कर देती है। 2.1 का आंकड़ा जरूरी होता है क्योंकि इसमें शिशु मृत्यु दर वगैरह भी शामिल होती हैं। अच्छा। तो 1.9 का मतलब है कि अब औसतन महिलाएं अपने जीवन काल में इतने बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं कि मौजूदा आबादी का स्तर भी बना रहे। लॉन्ग टर्म में आबादी घटने लगेगी। ये तो वाकई बहुत बड़ी गिरावट है। क्या ये पूरे देश में एक जैसी है या शहरी और ग्रामीण भारत में कोई फर्क है? फर्क है, और ये फर्क बहुत अहम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण भारत में भी TFR गिरकर 2.1 तक पहुंच गई है। ओहो। हाँ, मतलब ठीक रिप्लेसमेंट लेवल पर। जबकि शहरी भारत में तो ये आंकड़ा और भी कम है, करीब 1.6 से 1.7 के बीच। तो अब ये सिर्फ शहरों की कहानी नहीं रही, गांव में भी बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ये ट्रेंड अब ज्यादा, आप कह सकती हैं, व्यापक हो गया है। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? मतलब ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है? देखिए, ये कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सालों से चल रहे सामाजिक आर्थिक बदलावों का मिला-जुला नतीजा है। जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जीवन शैली बदल रही है, लोग अब देर से शादी कर रहे हैं, छोटे परिवार चाहते हैं। महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है पिछले कुछ दशकों में, और वो अब करियर को प्राथमिकता दे रही हैं। ये शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और गर्भ निरोध के जो आधुनिक साधन हैं, उनकी आसान उपलब्धता ने परिवार नियोजन को संभव और आसान बनाया है। और एक बहुत प्रैक्टिकल कारण ये भी है कि बच्चों की अच्छी परवरिश और उनकी शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जो परिवारों को सोचने पर मजबूर करता है कि कितने बच्चे करें। आमतौर पर तो जनसंख्या नियंत्रण को अच्छा माना जाता है ना, लेकिन क्या इस तेज गिरावट के कुछ छुपे हुए खतरे भी हो सकते हैं? क्योंकि ये 1.9 वाला आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक सा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके कुछ गंभीर चिंताजनक पहलू हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता तो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो मौका है, उसके हाथ से निकलने की। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी से मिलने वाला आर्थिक लाभ। तो ये डिविडेंड वाली खिड़की शायद जल्दी बंद हो जाए। दूसरी बड़ी चिंता है भविष्य में, खासकर 2050 के बाद बुजुर्गों की आबादी का अनुपात तेजी से बढ़ेगा। अब सोचिए, उनके स्वास्थ्य, उनकी देखभाल और पेंशन का कितना भारी बोझ हमारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। हाँ, ये तो जापान और कई यूरोपीय देशों में हम देख ही रहे। बिल्कुल, हम जापान या दक्षिण कोरिया जैसे देशों को देख रहे हैं जो इस रास्ते पर हमसे आगे हैं, और वहां बूढ़ी होती आबादी की चुनौतियां साफ दिख रही हैं। क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल, उन देशों का अनुभव हमें एक तरह से चेतावनी देता है। वहां स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन सिस्टम पर जबरदस्त दबाव है, और कामकाजी आबादी कम होने से आर्थिक विकास भी धीमा हुआ है। और कोई खतरा? तीसरी बात, लंबे समय में श्रम शक्ति में कमी आ सकती है, मतलब लेबर फोर्स कम हो सकती है, जो हमारी इंडस्ट्री और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए ये सिर्फ जनसंख्या का आंकड़ा नहीं है, ये भविष्य की पूरी अर्थव्यवस्था और समाज के ताने बाने से जुड़ा सवाल है। हमें इसके लिए प्रोएक्टिव नीतियां बनानी होंगी। ये गिरावट क्या पूरे देश में एक जैसी है या इसमें भी राज्यों के बीच बहुत फर्क है? इसमें बहुत ज्यादा क्षेत्रीय असमानता है, और यही इस मुद्दे को और भी पेचीदा बनाता है। अच्छा, कैसे? एक तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं जहां TFR अभी भी 2.5 के आसपास है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से काफी ऊपर। दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य हैं जहां ये 1.6 से भी नीचे जा चुका है। बाप रे, इतना फर्क? हाँ, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल विपरीत जनसंख्यिकीय चुनौतियां हैं। कहीं आबादी अब भी तेजी से बढ़ रही है,
तो कहीं तेजी से बूढ़ी हो रही है। ऐसी स्थिति में तो कोई एक राष्ट्रीय नीति काम नहीं कर सकती है ना? सबके लिए एक ही समाधान कैसे होगा? सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं कर सकती। इसीलिए विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि हमें वन साइज फिट्स ऑल वाली राष्ट्रीय नीति के बजाय राज्यों की जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं, जो उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसके हिसाब से अलग-अलग नीतियां बनानी होंगी। उत्तरी राज्यों में शायद अभी भी परिवार नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, जबकि दक्षिणी राज्यों में शायद बुजुर्गों की देखभाल और मुमकिन है प्रजनन दर को बढ़ाने या कम से कम और गिरने से रोकने के उपायों पर सोचना होगा। तो इस चुनौती से निपटने के लिए किस तरह के समाधानों पर बात हो रही है, खासकर उन राज्यों के लिए जहां टीएफआर बहुत कम हो गई है? कई तरह के समाधान सोचे जा रहे हैं। पहला तो जाहिर है प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बेहतर शिक्षा और जागरूकता फैलाना। ठीक है। दूसरा, परिवारों को मदद देने वाली नीतियां बनाना, जैसे कि अच्छी और सस्ती चाइल्ड केयर सुविधाएं हों, माता पिता दोनों के लिए पेड लीव का प्रावधान हो, पैटर्निटी और मैटरनिटी दोनों, ताकि युवा जोड़े बच्चे पैदा करने के फैसले से हिचकिचाएं नहीं। ये जरूरी है। तीसरा, आईवीएफ और दूसरी जो सहायक प्रजनन तकनीकें हैं, एआरटी, उनको ज्यादा सुलभ और सस्ता बनाना। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्थिर और अच्छे वेतन वाले रोजगार के मौके पैदा करना। हाँ, आर्थिक सुरक्षा। बिल्कुल। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगी, तभी वे परिवार बढ़ाने के बारे में शायद ज्यादा आत्मविश्वास से सोच पाएंगी। ये सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब दिशा बदलते हैं और चलते हैं समंदर की ओर। भू रणनीति की बात करते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है अचानक? अचानक नहीं, मैं भारत की दिलचस्पी तो हमेशा से रही है, पर अब सक्रियता बढ़ी है। मलक्का स्ट्रेट दक्षिण पूर्व एशिया में एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। आप समझ लीजिए, ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक गेटवे है। इसका महत्व इस बात से है कि ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स में से एक है। दुनिया का करीब 60% समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता है। खासकर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों के लिए तो ये लाइफलाइन है। चीन के लिए कितना अहम है ये? चीन का लगभग 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आए तो चीन की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। ये एक तरह का चोक पॉइंट है। अच्छा, चोक पॉइंट। तो भारत के लिए यहाँ अपनी सक्रियता बढ़ाना क्यों जरूरी हो गया है? हमारे क्या हित है इसमें? भारत के लिए इसके कई रणनीतिक कारण हैं। पहला, चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत और हिंद महासागर में उसकी जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन पर नजर रखना भारत की अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। मलक्का पर अगर हमारी मजबूत उपस्थिति हो तो हम उस पर बेहतर नजर रख सकते हैं। दूसरा, ये इलाका समुद्री डकैती, आतंकवाद और अवैध तस्करी जैसी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चुनौतियां हैं, उनका भी गढ़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में अपनी भूमिका देखता है। और तीसरा, हिंद महासागर क्षेत्र में एक जिम्मेदार और बड़ी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। मलक्का पर सक्रियता इसी का एक हिस्सा है। तो इस दिशा में भारत ने हाल फिलहाल में क्या ठोस कदम उठाए हैं? क्या हमारी तैयारी जमीन पर दिख रही है? हाँ, बिल्कुल दिख रही है। भारत ने कई कदम उठाए हैं। उसने क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस इलाके में नौसैनिक सहयोग काफी बढ़ाया है। जैसे जॉइंट एक्सरसाइज। हाँ, संयुक्त अभ्यास होते हैं, खुफिया जानकारी साझा की जाती है। इससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, मतलब जरूरत पड़ने पर हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी त्रिसेवा कमांड जो है उसको काफी मजबूत किया है। त्रिसेवा कमांड? हाँ, जहां सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ काम करती हैं। वहां बेहतर जहाज तैनात किए गए हैं, निगरानी विमान लगाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है ताकि पूरे इलाके पर प्रभावी ढंग से नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर तेजी से एक्शन लिया जा सके। इस बढ़ी हुई सक्रियता का बड़ा रणनीतिक संदेश क्या जा रहा है, खासकर चीन के लिए, जिसका जिक्र आपने बार बार किया? संदेश बिल्कुल साफ है। अगर भारत मलक्का स्ट्रेट और उसके आसपास के अहम समुद्री रास्तों पर अपनी नौसैनिक मौजूदगी और प्रभाव को मजबूत करता है, तो ये चीन की उस रणनीति को सीधी चुनौती दे सकता है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी वो मोतियों की माला वाली रणनीति? हाँ, वही। मतलब हिंद महासागर में चीन द्वारा अलग अलग देशों में बंदरगाहों और अन्य सुविधाओं का एक नेटवर्क बनाकर अपना रणनीतिक दबदबा बढ़ाने की कोशिश। भारत की ये सक्रियता उस दबदबे को संतुलित करने का, उसे काउंटर करने का एक तरीका है।
ये दिखाता है कि हिंद महासागर में भारत भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। चलिए, अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इसमें दो अलग-अलग लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए मुद्दे हैं, वैश्विक व्यापार और घरेलू नीतियां। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी की संभावना और उनकी जो सख्त टैरिफ नीतियां रही हैं, उनकी बात फिर से हो रही है। इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और ऊंची टैरिफ लगाने की जो नीति है, वो वैश्विक व्यापार के लिए निश्चित रूप से एक कह सकते हैं उथल-पुथल मचाने वाली चीज हो सकती है। इससे व्यापार युद्ध का खतरा बढ़ता है, खासकर चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ। तो भारत के लिए ये बुरी खबर है? जरूरी नहीं, जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया है, हर चुनौती में एक अवसर भी छिपा होता है। भारत के लिए यहाँ एक मौका बन सकता है। वो कैसे? देखिए, कई पश्चिमी देश और बड़ी कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा डी रिस्किंग या डीकपलिंग जैसे शब्द। हाँ, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की बात। बिल्कुल, वो अपनी सप्लाई चेन को एक ही देश पर यानी चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने के जोखिम से बचाना चाहते हैं। ऐसे में भारत खुद को चीन के एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में पेश कर सकता है। तो भारत इस मौके को कैसे भुना सकता है और इसमें ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की क्या भूमिका हो सकती है? भारत अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत जो सामान बना रहा है और अपनी जो मजबूत आईटी सेवाएं हैं, उनके लिए वो ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में नए बाजार तलाश सकता है। इन देशों के साथ व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ब्रिक्स प्लस, जिसमें अब कई नए सदस्य देश शामिल हो गए हैं, अफ्रीकी संघ, आसियान और लैटिन अमेरिका का मर्कोसूर जैसे जो क्षेत्रीय समूह हैं, उनके साथ कूटनीतिक और व्यापारिक समझौते तेज करने होंगे। इन देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। ये न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया के मंच पर भारत की आवाज को भी और वजन देगा। ये तो हुई वैश्विक व्यापार की बात। अब आते हैं घरेलू मोर्चे पर, यूएपीए कानून पर। ये कानून अक्सर चर्चा में रहता है, खासकर मानवाधिकारों के संदर्भ में। ये कानून है क्या और इसे लेकर इतना विवाद क्यों रहता है? यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ये भारत का मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून है। इसका मकसद है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों, जिसमें आतंकवाद भी शामिल है, उसे रोकना और उसके लिए सजा देना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन फिर विवाद क्यों है? विवाद और आलोचना भी खूब होती है। आलोचना के मुख्य बिंदु हैं इसमें बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रखने का प्रावधान है, जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, और सरकार को ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है, भले ही वो किसी आतंकी संगठन से न जुड़ा हो। आरोप ये लगते हैं कि कई बार इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने के लिए किया गया है। कई मानवाधिकार संगठन इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उनके लिए चिंताजनक मानते हैं। तो यहाँ चुनौती क्या है? एक तरफ देश की सुरक्षा का सवाल है, दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार। ये तो बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात लगती है। बिल्कुल, ये बेहद नाजुक संतुलन है, और ये चुनौती हर लोकतंत्र के सामने होती है। हर देश को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के जो वास्तविक खतरे हैं, उनसे सख्ती से निपटना होता है, और उसके लिए कड़े कानूनों की जरूरत भी महसूस होती है। सही बात है। लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग ना हो, निर्दोष लोग परेशान ना हो, न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे, और सबसे जरूरी, असहमति या सरकार की आलोचना को देशद्रोह या आतंकवाद ना मान लिया जाए। तो ये संतुलन कैसे सधेगा? ये संतुलन कैसे साधा जाए, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक लगातार चलने वाली बहस और एक सतत चुनौती है। इसके लिए मजबूत न्यायिक निगरानी की जरूरत होती है, और साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी, कि कानून का इस्तेमाल सही मंशा से हो। तो आज हमने कई बड़े और अहम मुद्दों पर बात की। शिक्षा में आईआईटी और आईएससी की कामयाबी तो गर्व की बात है, पर रैंकिंग के तरीकों पर सवाल भी उठ रहे हैं। टीएफआर का गिरना भविष्य की एक बड़ी सामाजिक आर्थिक पहेली खड़ी कर रहा है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका बढ़ रही है, जो उसकी बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा का संकेत है। और वैश्विक व्यापार के बदलते माहौल में भारत के सामने मौके भी हैं, और यूएपीए जैसे कानूनों के जरिए सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की मुश्किल चुनौती भी। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है।
हुए भी हैं। कैसे? जैसे अच्छी शिक्षा भविष्य की स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार करती है, जो गिरती टीएफआर की चुनौती से निपटने में कुछ हद तक मदद कर सकती है। ग्लोबल साउथ के साथ मजबूत रिश्ते हमारी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति दोनों को मजबूत करते हैं, और घरेलू कानून व्यवस्था का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना दुनिया में हमारी छवि और हमारी विश्वसनीयता के लिए बेहद जरूरी है। तो हर मोर्चे पर बहुत सोच समझकर दूरदर्शिता के साथ कदम उठाने होंगे। वाकई इन सब जटिल मसलों का कोई आसान जवाब नहीं है। संतुलन, पारदर्शिता और भविष्य की सोच शायद यही रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल। और आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल और मन में आता है, जिस पर शायद हमें आगे सोचना चाहिए। जी बताइए। जैसे भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है, जो कि बहुत जरूरी भी है। क्या हमें इन देशों के साथ सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन जैसे मूल्यों पर आधारित साझेदारी बनाने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए? क्या मूल्यों का ये साझा मंच बनाना भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों और वैश्विक नेतृत्व की जो हमारी महत्वाकांक्षा है, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? ये एक